दोनों स्ट्रैंड ऐसे हेलिक्स ऐसे बंधे हैं ना, अगर मैं उनको खोल पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। अभी आपको एक्चुअली कहानी समझ में आएगी कि वही ट्विस्ट क्या है। देखो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 7। हालांकि फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के डेफिनेशंस, उनका मतलब एकदम डिटेल में जाना था और सेंट्रल डोग्मा का भी डेफिनेशन हम लोगों ने कर लिया था। आई होप आपको वो पार्ट समझ में आया है, राइट? अभी आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है कि हमेशा जो पहला पार्ट होता है उसे देख के आना है, सो दैट आपके बेसिक क्लियर हो सके। यहाँ पर भी मैं जब कोई नया पार्ट शुरू करती हूँ तो बेसिक से कवर करती हूँ, तो अभी हम बेसिक से देख रहे हैं। तो चलो आगे जाने से पहले डीएनए क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑफकोर्स सबने सुना है, 9 में हो गया होगा कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, राइट? अभी इन दोनों स्ट्रैंड ऐसे हेलिक्स ऐसे बंधे हैं ना, अगर मैं उनको खोल दूँ तो दोनों स्ट्रैंड ऐसे सीधे हो जाएंगे, राइट? एक स्ट्रैंड रन करता है 3' to 5' डायरेक्शन और दूसरा स्ट्रैंड रन करता है 5' to 3' डायरेक्शन। हालांकि आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं। मुद्दे की चीज, डीएनए किसका बना होता है? सो डीएनए इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। ध्यान में रखना, डीएनए कितनी चीजों का बना होता है? 3 चीजों का। पहले आता है उसमें पेंटोज शुगर। दूसरा चीज आता है डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप। और तीसरी चीज आती है आपके डीएनए में, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नाइट्रोजन बेस। राइट? इन 3 चीजों से आपका डीएनए बना हुआ है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस। ये लर्न करना है क्या? नहीं, ये लर्न नहीं करना, ये सिर्फ आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार, डीएनए कितनी चीजों से बना है? 3 चीजों से, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। भाई ये नाइट्रोजन बेस आखिर है क्या? आपने सुना होगा, लेकिन आपको एक्चुअली उसका नाम पता नहीं होगा। तो नाइट्रोजन बेस टोटली 4 टाइप के होते हैं। अभी याद आएगा आपको, A, T, G एंड C। ये तो सबने सुना है, राइट? A, T, G से ये टोटल 4 टाइप के हमारे पास क्या आते हैं? नाइट्रोजन बेस। फुल फॉर्म के लिए अभी सिर्फ सुन लो, A स्टैंड्स फॉर एडेनाइन, T स्टैंड्स फॉर थाइमिन, G स्टैंड्स फॉर ग्वानिन एंड C स्टैंड्स फॉर साइटोसिन। ये टोटल कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस है हमारे पास? 4। राइट? इनको ना हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। नाइट्रोजन बेसेस को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पिरिमिडिन्स। राइट? प्यूरिन्स में कौन कौन से बेसिस आते हैं? तो प्यूरिन्स में आते हैं A एंड G। इसको लर्न करने का तरीका ऐसे याद रखो, ऑल गॉड्स आर प्योर। ऑल गॉड्स आर प्योर, ऑल का A ले लो, गॉड्स का G ले लो और प्योर मतलब प्यूरिन। तो A और G किसमें आ जाएंगे? प्यूरिन्स में। बचे क्या? A गया, G गया, बचा कौन? T और C। T और C कहाँ आ जाएगा? पिरिमिडिन्स। राइट? अभी ये गाइस नाइट्रोजन बेस एक दूसरे को चिपकते हैं, राइट? एक दूसरे को बॉन्ड करते हैं। अभी हमें पता है जब इन 2 चीजों को जोड़ना होता है तो हमें बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट? अभी देखो कौन सा नाइट्रोजन बेस किस नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगा, राइट? A will always bind with T। A will always bind with T। और हमारा जो G है, G will always bind with C। राइट? अभी मैंने बोला अगर इन दोनों को बाइंड होना है तो हमेशा हम लोग कौन सा बॉन्ड डालेंगे? हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, राइट? तो A बाइंड होता है T से with the help of 2 hydrogen bonds and G will always bind with C with 3 hydrogen bonds। देखो ये लोग बहुत लॉयल है, A हमेशा T के साथ जाएगा और G हमेशा C के साथ आएगा। तो अगर मैंने आपको एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस बता दिया, सीक्वेंस मतलब नथिंग बट कौन कौन से नाइट्रोजन बेस है। चलो मान लो A आ रहा है, फिर T आ रहा है, फिर G आ रहा है, फिर C, फिर C, फिर G। ओके, तो आप लोग मुझे इस स्ट्रैंड का भी बता सकते हो ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है A के साथ कौन बाइंड होगा, G के साथ कौन बाइंड होगा, यहाँ पे हिंट है, राइट? तो चलो जल्दी से ये सॉल्व कर लेते हैं। A के साथ हमेशा कौन बाइंड होता है? T। गाइस वी आर वेरी लॉयल। A के साथ हमेशा T ही बाइंड करेगा, G के साथ हमेशा C ही बाइंड करेगा। फिर यहाँ पे T है तो T के साथ कौन आएगा? A। G है, G तो C, C के G, C से फिर G और G से यहाँ पे कौन आएगा? राइट? इस बेस पेयरिंग को
शॉर्ट फॉर्म। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब समझो, देखो ना, ए और टी हमेशा दोनों की जोड़ी रहेगी। ए टी के साथ बहुत लॉयल है, वैसे ही जी सी के साथ लॉयल है, कभी ये दोनों टूटेंगे नहीं, ये दोनों, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो इसे कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया, राइट। तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर समझ गया, अभी आरएनए को भी समझ लेते हैं। डीएनए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग फिर से रिमाइंड करके देख सकते हैं। डीएनए कितने स्ट्रैंडेड का था? 2 स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड। आरएनए कितने स्ट्रैंड का होता है भाई? आरएनए अपना बेचारा अकेला सिंगल स्ट्रैंड का होता है। आरएनए में भी सेम तीनों चीजें प्रेजेंट रहेगी, सेम डीएनए जैसा स्ट्रक्चर। 3 चीजें कौन कौन सी भाई? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट गाइस, यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेसिस है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेसिस है उसमें एक ट्विस्ट है। क्या? पहले वो समझो, कितने नाइट्रोजन बेसिस थे? 4, ए, टी, जी एंड सी, राइट। गाइस इतने ही 4 होते हैं, कुछ एम एन ओ पी क्यू मत लाना, नेचर में इतने ही 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं, ए, टी, जी, सी। आरएनए में क्या ट्विस्ट है भाई? सब सेम रहेगा, सेम एज टू डीएनए, लेकिन यहाँ पे बेचारा टी नहीं है, राइट। टी नाइट्रोजन बेस कभी भी आरएनए में प्रेजेंट नहीं रहेगा। ये बात अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए कि टी नाम का नाइट्रोजन बेस कभी भी आरएनए में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? इसका तो थोड़ा सा ही आंसर बता दीजिएगा। इसी आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का है, बेचारा हल्का है, और ये जो अपना टी है थाइमिन, ये थोड़ा हेवी होता है, तो ये इसको झेल नहीं पाएगा ना, इसीलिए टी की जगह, अब टी की जगह कौन ले लेगा? टी की जगह आ जाता है नया बेस, उसका नाम है यूरासिल। तो एक चीज क्लियर कर दो, आरएनए में कभी भी टी नहीं आएगा, टी की जगह क्या आएगा? यूरासिल। और डीएनए में कभी भी यू नहीं आएगा, यू की जगह क्या आएगा? थाइमिन, राइट। तो अभी मुझे बताओ, अगर आरएनए में टी है ही नहीं तो एक इसके साथ पेयर कर लेगा, एक इसके साथ पेयर कर लेगा, इसके साथ, तो अल्केस बाइंड। तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन सा बेस किसके साथ पेयर करना है। आरएनए में कभी भी टी नहीं आता, टी की जगह क्या आएगा? अभी आप सभी ने पढ़ा तो होगा कि टोटल 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। गाइस तीनों प्रकार के आरएनए लिखते वक्त कभी भी ऐसा मत लिखना एमआरएनए, ये गलत है, राइट। एमआरएनए को हम लोग इस तरह लिखते हैं, एम शुड बी इन स्मॉल लेटर और फिर बाद में आरएनए, फिर आता है टीआरएनए, फिर आता है आरआरएनए, राइट। इनके फंक्शंस आपने 9th में बहुत अच्छे से स्टडी कर लिए होंगे। अभी भी जब हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में तभी मैं फिर से ये रिकॉल कर दूँगी। आई होप अब तक आपको आरएनए और डीएनए का बेसिक डिफरेंस समझ में आया, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कहानी क्या है, हमें देखना क्या है। देखो, हर सेल के पास डीएनए है, हमारे पास जितने भी सेल है, मिलियन ट्रिलियन, हर सेल में न्यूक्लियस होता है। तो चलो पहले सेल बना लेते हैं, राइट। ये सपोज हमारा सेल, अभी मान लो सेल का शेप स्क्वायर ही होता है, नहीं, मैंने सिर्फ अज्यूम कर दिया। हर सेल के पास उसका उनका न्यूक्लियस भी होगा, ज़्यादा बड़ा हो गया न्यूक्लियस, लेकिन ठीक, राइट। हर सेल में उनका न्यूक्लियस होगा। गाइस न्यूक्लियस को छोड़ के जितनी भी जगह बचती है, ये क्या कहलाती है? दिस जगह इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, राइट। दिस इज सेल का न्यूक्लियस, यहाँ पे लेबल कर देते हैं। हर सेल में वही कहानी, हर सेल के पास खुद का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को छोड़ के जितनी भी जगह बची वो कहलाती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बाकी के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो आपने बचपन में पढ़े, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उससे कुछ लेना देना नहीं, मेन कहानी सुनो। जो हमारे डीएनए भाई साहब है डबल स्ट्रैंडेड, वो कहाँ पे रहते हैं? वो न्यूक्लियस में रहते हैं, राइट। तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? हमेशा इन द न्यूक्लियस। और गाइस लेकिन जो प्रोटीन बनना है, वो प्रोटीन बनता कहाँ है? प्रोटीन ऑलवेज फॉर्म्स इन और मेड इन साइटोप्लाज्म। भाई प्रोटीन तो हमेशा कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म में बनेगा। अभी आपको एक्चुअली कहानी समझ में आएगी कि वही ट्विस्ट क्या है। देखो, हमें बनाना क्या है? हमें प्रोटीन बनाना है, राइट। प्रोटीन किससे बनता है? हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है, प्रोटीन किससे बनता है? डीएनए से। दोनों की साइड हमें जानी, डीएनए भाई सब किधर बैठे हैं? न्यूक्लियस। प्रोटीन बनने कहाँ वाला है? साइटोप्लाज्म में। डीएनए की शर्त है भाई, मैं अपना घर छोड़ के, मैं न्यूक्लियस छोड़ के बाहर तो नहीं आने वाला, तो ये बनेगा कैसे? यही तो एक्चुअली ट्विस्ट है कहानी का। तो मैं
मैं ये कह रही थी कि हमें प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन कहाँ पे बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है। किससे प्रोटीन बनेगा? हमने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखा है कि प्रोटीन किससे बनता है? डीएनए से। लेकिन डीएनए तो भाई अपना घर मतलब न्यूक्लियस को छोड़ने को रेडी नहीं है। तो गाइस पहले डीएनए क्या करेगा? डीएनए अपना एक भाई बना लेगा। और डीएनए कौन सा भाई बना लेता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है? दैट इज नथिंग बट आरएनए। सो डीएनए ने क्या किया? अपना भाई बना लिया जिसका नाम क्या है? आरएनए। सो कैन आई से यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। किससे हो रहा है? डीएनए से। आरएनए फॉर्म हुआ किससे? डीएनए से। गाइस इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट? तो जो भी कुछ इंफॉर्मेशन डीएनए पे होगी वो किस पे कॉपी कर लेगा? अपने भाई में, दैट इज आरएनए। और यहाँ पे कौन सा आरएनए बन रहा है? स्पेशली एमआरएनए गाइस, मैसेंजर आरएनए। उसके नाम में ही है, वो मैसेज लेके आ रहा है। किसका मैसेज लेके आ रहा है? प्रोटीन बनने का मैसेज लेके आ रहा है। किधर से मैसेज लेके आ रहा है? डीएनए से मैसेज लेके आ रहा है भाई। तो अगर आपसे किसी ने पूछा आरएनए भी बनता कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में बनता है कि न्यूक्लियस में बनता है? तो आप लोग क्या कहोगे? भाई क्लियरली दिखाई दे रहा है, आरएनए किधर बनता है? न्यूक्लियस में बनता है। अभी ये आरएनए न्यूक्लियस से उठ के कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। दिस इज योर एमआरएनए गाइस, राइट? ये बना तो न्यूक्लियस में लेकिन कहाँ आया? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में इसको अपना भाई मिल जाएगा और उस भाई का नाम है, बहुत भाई भाई हो गया ना, फिर भी ठीक है। साइटोप्लाज्म में इसको एमआरएनए को अपना एक प्यारा सा फ्रेंड मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट राइबोसोम। गाइस दिस इज राइबोसोम। और राइबोसोम ही ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो एक्चुअली एमआरएनए पे प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से राइबोसोम क्या बनाएगा? हमें प्रोटीन बना के देगा। इसलिए याद रखना, राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो ये एमसीक्यू आ सकता है, किसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं? तो आप बोलोगे राइबोसोम। अभी क्रोनोलॉजी समझ में आई? डीएनए से क्या बना? आरएनए। जब डीएनए से आरएनए बन रहा है तब उस प्रोसेस को क्या कहोगे? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए न्यूक्लियस में बना, साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म में उसको क्या कौन मिल गया? राइबोसोम मिल गया, राइट? राइबोसोम की हेल्प से और एमआरएनए की हेल्प से अब कौन बनेगा? प्रोटीन। सो गाइस कैन आई से अभी प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोटीन किससे बन रहा है? एमआरएनए से बन रहा है। इस प्रोसेस को, प्रोटीन बनने की प्रोसेस को, फ्रॉम होम? फ्रॉम एमआरएनए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। तो आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस एकदम अच्छे से समझ में आई। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? किसी ने पूछा तो एकदम आंसर फेंक के मारने का, क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल भाई डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है। कौन सा आरएनए यहाँ पे? एमआरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। और ये प्रोटीन क्या है गाइस, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लो। प्रोटीन नथिंग बट, प्रोटीन होता है एक लॉन्ग चेन है गाइस, जिसमें ये जो मैं गोले गोले बना रही हूँ ना, ऐसी लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन होती है। और एक जो गोला है, एक जो इसमें डिब्बा है, उस गोले को हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड, राइट? तो ये सारे क्या है? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। सो प्रोटीन एक लॉन्ग चेन है। किसकी लॉन्ग चेन है? अमीनो एसिड की। बहुत सारे अमीनो एसिड जब साथ में जुड़ जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा, राइट? ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या? डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। प्रोटीन खुद किस चीज का बना हुआ है? बहुत सारे अमीनो एसिड, राइट? तो अभी आगे की स्टोरी क्या होगी ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।